स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की ये क्लास मेरे क्लास 11th के रॉक स्टार्स के लिए है। आपको पता ही है कि हम लोगों ने एक चैप्टर फिनिश करा है जिसका नाम है सोशल जस्टिस। आज के क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज के क्लास में आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाएंगे और एनसीईआरटी के बीच में से भी जो कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो आज की क्लास सुपर इंपॉर्टेंट है, सब लोग अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ पे कोई भी न्यू स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि यार दीदी सोशल जस्टिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करा रही हैं, पर सोशल जस्टिस चैप्टर हमने कब खत्म करा मुझे तो यही नहीं पता, तो आप इसी चैनल पे वीडियोस वाले सेक्शन में जाना, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको मेरे सोशल जस्टिस के 2 वीडियोस मिल जाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी मैं ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए वीडियोस लेकर आऊं तो आपको पता लग जाए। चलो बच्चों, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सोशल जस्टिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आज क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं व्हाट डज इट मीन टू गिव ईच पर्सन हिज और हर ड्यू। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा ना कि गिव ईच पर्सन हिज और हर ड्यू। तो इस पहले पार्ट, क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि यार इसका मतलब क्या है जब हम ये कहते हैं कि हर एक इंसान को अपना ड्यू दो, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, हाउ हैज द मीनिंग ऑफ गिविंग ईच हिज ड्यू चेंज्ड ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ गिविंग ईच पर्सन हिज और हर ड्यू, इसका मतलब टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हुआ है ये भी थोड़ा सा समझा दो, ठीक है। तो बस इतना सा क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन सबको समझ आ गया। अब आंसर देखते हैं। तो जब हम ये कहते हैं ना कि गिव ईच पर्सन हिज और हर ड्यू, इसका ये मतलब है कि हमें उस पर्सन को, वो पर्सन जो डिजर्व करता है उसे वो चीज मिल जानी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि उस इंसान को जस्टिस दो, ठीक है। इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में हमने यही समझा है कि इसका मतलब है कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए और सबका वेलबीइंग होना चाहिए, ठीक है। हमें सबके वेलबीइंग के लिए काम करना है, सबके बेटरमेंट के लिए, सबका भला हो, इस विचार के साथ हमें काम करना है, ठीक है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हम संविधान को अच्छे से समझते हैं, जैसे जैसे अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं, हमारे सोचने का तरीका बदलता है, तो जैसे जैसे टाइम के साथ हमारी थिंकिंग बदलती है, हमारे लिए कई बार जस्टिस का मतलब भी और ब्रॉड हो जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में यही समझाना है कि क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारे सोचने का तरीका, जस्टिस का मीनिंग भी और ब्रॉड हो जाता है, तो टाइम के साथ साथ गिविंग ईच पर्सन हिज और हर ड्यू, इसका मतलब भी थोड़ा और चेंज हो सकता है। आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे बहुत पहले हमारे जो जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट के बारे में पढ़ा था ना इस चैप्टर में, तो आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे उन्होंने एक बार बोला था कि हर एक इंसान को आप डिग्निटी से ट्रीट करो, हर एक इंसान को आप इज्जत दो। और क्या कहा इमैनुअल कांट ने कि हर एक इंसान के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, हर एक इंसान के हाथ में ये एक मौका होना चाहिए कि वो अपने टैलेंट्स को डेवलप करे, वो और बेटर बने और वो अपने गोल को, अपने सपनों को बिना डरे परस्यू कर पाए। इसको हम जस्टिस कहते हैं, ठीक है। ऐसा इमैनुअल कांट ने बोला था। ये भी आप इस क्वेश्चन का पार्ट बना सकते हो। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था हमारा। आई होप यहां तक सारे बच्चों को सुपर क्लियर है, कूल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ब्रीफली डिस्कस द 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आउटलाइंड इन द चैप्टर, एक्सप्लेन ईच विथ एग्जाम्पल। आपसे कह रहे हैं कि शॉर्ट में बता दो कि 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस क्या थे जो कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। और एग्जाम्पल भी दे देना,
ये इस क्वेश्चन में हमसे बोला है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर कोई भी टीचर इस चैप्टर में से कोई पेपर बनाती हैं, क्वेश्चन पेपर बनाता है कोई, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। हो सकता है अगर ये पूरा क्वेश्चन ना भी आए तो इस क्वेश्चन का छोटा सा एक हिस्सा आ जाए कि बताओ कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स का क्या मतलब है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से सुनना। तो 3 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल क्या था? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स, मतलब जो लोग इक्वल हैं हमें उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट देना है। इस प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा कि एज ह्यूमंस हम सब के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सेम है, ठीक है। एज ह्यूमंस हम लोग इक्वल हैं, तो हम लोग इक्वल राइट्स या इक्वल ट्रीटमेंट भी डिजर्व करते हैं, ठीक है। इसका ये भी मतलब है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स का एक और मतलब है कि क्या, कभी भेदभाव नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो आप क्लास, कास्ट, रेस, जेंडर या किसी भी आधार पर अगर आप भेदभाव कर रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि एज ह्यूमंस हम सारे लोग बराबर हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप बता सकते हो कि इस कैटेगरी में कौन कौन से राइट्स आते हैं। तो आप बताओ राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लिबर्टी, और कुछ पॉलिटिकल राइट्स जैसे कि राइट टू वोट, है ना। जितना मेरे पास राइट टू वोट है उतना ही राइट टू वोट किसी और एक अडल्ट सिटीजन के पास भी है, ठीक है। तो राइट टू वोट, सोशल राइट्स, सोशल अपॉर्चुनिटीज मिलना, इन सब के ऊपर हम सबका बराबर इक्वल राइट है। तो ये तो अभी मैंने आपको पहला प्रिंसिपल बताया। यहां से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स का मतलब समझा दो। तो यहां तक आई होप सबको कूल है। एक प्रिंसिपल हो चुका है, दूसरे प्रिंसिपल को देखकर आते हैं, ठीक है। दूसरे प्रिंसिपल में क्या कहा जा रहा है? प्रोपोर्शनेट जस्टिस। दूसरा प्रिंसिपल हमारा क्या है? प्रोपोर्शनेट जस्टिस। प्रोपोर्शनेट जस्टिस में बोला जाता है कि हर बार सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना जस्टिस नहीं होता। कभी कभी जो इंसान ज्यादा डिजर्विंग है हमें उसे ज्यादा चीजें दे देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कल मैं अगर आप लोगों का एक एग्जाम रख दूं, है ना, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगी कि यार तुम सारे मेरे स्टूडेंट्स हो, तुम सब बराबर हो, मैं तुम सबको सेम मार्क्स दूंगी। नहीं, जो बच्चा ज्यादा मेहनत करके आया, जो बच्चा ज्यादा अच्छे से आंसर लिख रहा है उसे ज्यादा नंबर मिलेंगे, और जो बच्चा ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, जो बच्चा आंसर अच्छे से नहीं लिख रहा है उसे कम नंबर मिलेंगे। तो प्रोपोर्शनेट जस्टिस में बोला जा रहा है कि कभी कभी हमें एफर्ट के हिसाब से लोगों को रिवॉर्ड देना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनेट जस्टिस का पूरा सिस्टम है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें ये देखना चाहिए कि लोगों के अंदर कितना स्किल है, वो कितना एफर्ट लगा रहे हैं, एंड उस हिसाब से उन लोगों को मेरिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट जस्टिस बेसिकली क्या कर रहा है, हमने अभी जो इससे पहले वाला प्रिंसिपल पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट को ही बैलेंस कर रहा है कि हाँ यार सबको बराबर ट्रीटमेंट तो दो, पर याद रखना कभी कभी जो बंदा ज्यादा एफर्ट मार रहा है उसे ज्यादा रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ठीक है। ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल पे आ जाओ, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स को समझते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि इक्वालिटी में अगर किसी की स्पेशल नीड है, अगर किसी की कुछ स्पेशल जरूरतें हैं, तो उनको अगर अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन फिजिकली डिसेबल्ड है एंड अगर हम उस पर्सन को थोड़ा एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अलग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसमें आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि मान लो कोई एक बहुत ओल्ड पर्सन, ठीक है, कोई सीनियर सिटीजन बस में चढ़ते हैं, तो अगर उनको सीट पहले दे दी जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं है। सिमिलरली अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन बस में आए एंड अगर उनको सीट ऑन प्रायोरिटी दे दी जाती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, यहां से कहीं से भी तुम्हारा क्वेश्चन बनकर आ सकता है, ओके।
चलो आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डज द प्रिंसिपल ऑफ considering the special need of people conflict with the principle of equal treatment for all? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि सारे लोग बराबर हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि अगर किसी की स्पेशल नीड्स है तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो। तो क्या ये दो प्रिंसिपल्स आपस में कंफ्लिक्टिंग है? ठीक है, क्या ये दो प्रिंसिपल्स मतलब आपस में मैच नहीं कर रहे? ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रिंसिपल्स आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले प्रिंसिपल में क्या कहा जा रहा है कि हम सारे लोग बराबर हैं, दूसरे प्रिंसिपल में क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई स्पेशल है तो उसे हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे ही क्यों रहे हैं? ताकि वो स्पेशल जो पर्सन है वो बाकी सबके साथ सोसाइटी में इक्वल फील कर पाए। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज अगर कोई, मान लो अगर कोई रेस में पीछे है एंड अगर हम उन्हें हेल्प कर रहे हैं ताकि वो सबके साथ मैच कर पाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है, है ना। मान लो ये स्टार्टिंग लाइन है, यहां से सब लोग रेस भागना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लोग खड़े हैं, 3 लोग खड़े हैं और एक कोई बेचारा इंसान है वो स्टार्टिंग लाइन से इतना दूर खड़ा है। ठीक है, तो अगर हम इस इंसान की मदद कर दे कि भाई चलो मैं तुम्हें यहां आकर, ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग लाइन में तुम्हें आकर हम खड़ा कर देंगे, तो इसमें क्या गलत है? हमने तो इन सबको बराबर बना दिया ना अब। तो इसीलिए ये दो प्रिंसिपल्स आपस में कन्फ्लिक्टिंग नहीं है। हम लोग स्पेशल नीड्स वाले लोगों को जब स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके पीछे भी यही लॉजिक है कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं, ताकि सारे लोग बराबर हो जाएं। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये जॉन रॉल के थ्योरी में से है ये क्वेश्चन। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन रॉल की थ्योरी है। ठीक है, तो ये यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? हाउ डज रॉल्स यूज द आइडिया ऑफ अ वेल ऑफ इग्नोरेंस टू आर्ग्यू दैट fair and just distribution can be defended on rational grounds? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो जॉन रॉल्स हैं वो आइडिया ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस को कैसे पोर्ट्रे करते हैं और वो ऐसे कैसे समझाते हैं कि रैशनल तरीके से सोचोगे तो वेल ऑफ इग्नोरेंस से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बेसिकली वेल ऑफ इग्नोरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जॉन रॉल्स की थ्योरी से ये क्वेश्चन है। हमें समझाना है कि जॉन रॉल रैशनल थिंकिंग को कैसे प्रमोट करते थे। ठीक है, चलो तो ये समझने के लिए हमें पहले जॉन रॉल्स की थ्योरी बतानी होगी, है ना। तो जॉन रॉल क्या कहते थे कि मान लो आपको एक सोसाइटी दे रखा है और आपसे बोला है कि आप इस सोसाइटी के लिए कानून बनाओ, तो चांसेस आर कि आप क्या करोगे कि आप कानून ऐसे बना दोगे जिससे आपको फायदा होगा या आपकी कम्युनिटी को फायदा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपर कास्ट के हो और अगर आपको एक सोसाइटी दे दी जाए कि इस सोसाइटी में रूल्स बनाओ, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप कोई ऐसा कानून बना दो जिससे अपर कास्ट को फायदा हो और बाकी लोगों को फायदा ना हो। ठीक है, तो ऐसा जॉन रॉल्स ने कहा कि एक पॉसिबिलिटी है कि जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम डिसीजन इस तरीके से लेते हैं कि हमारे कम्युनिटी को ज्यादा फायदा हो। ठीक है, पर जॉन रॉल्स ने इसका सॉल्यूशन भी बताया। जॉन रॉल ने कहा कि इसीलिए जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं किसी सोसाइटी के लिए तो हमें एक वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहना चाहिए। वेल ऑफ इग्नोरेंस का क्या मतलब है कि आप भूल जाओ कि सोसाइटी में आप किस कम्युनिटी में आते हो। ये सोचना बंद कर दो कि आप अमीर हो, गरीब हो, आप कौन से कास्ट के हो। ठीक है, ये सारी चीजें भूल जाओ और एक इग्नोरेंस में सोचो। आपको पता ही नहीं कि आप सोसाइटी में कौन हो, तो क्या होगा, आप सोसाइटी में सबके लिए अच्छे नियम बनाओगे। जो सोसाइटी में वर्स्ट ऑफ पोजीशन में है, जो सबसे गरीब हैं, आप उनकी भी मदद करोगे अगर आप एक ऐसे स्टेट में कानून बनाओगे जिसमें आप ये भूल रहे हो कि आप कौन हो। ठीक है, चलो अब ये जो वेल ऑफ इग्नोरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसमें जॉन रॉल्स ये बोलते हैं कि देखो मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं रख रहा कि तुम काइंड हो,
ठीक है। जॉन रॉल्स का ये मानना है कि काइंड होना ना ये बहुत बड़ी बात होती है, और अक्सर सबके अंदर काइंडनेस नहीं होता है ना। अगर आप उम्मीद रखोगे कि सामने वाला इंसान काइंड तरीके से ये सोचे कि यार गरीबों का भी भला करना है, सबका भला करना है, तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सबके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती कि वो काइंड निकले। तो जॉन रॉल्स हमेशा कहते थे कि मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं रख रहा कि तुम काइंड बनो, बेनोवलेंट बनो, सबके बारे में भला सोचो, नहीं, पर मैं तुमसे ये उम्मीद रखता हूं कि तुम रैशनल रहो। रैशनल का क्या मतलब है? तुम लॉजिकल रहो, तुम लॉजिकल तरीके से कानून बनाओ, बिना ये सोचे कि इन कानूनों से तुम्हारे कम्युनिटी के ऊपर या तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तुम्हें सब के बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये जॉन रॉल की थियरी है, और उनके रैशनल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस भी हमने इस क्वेश्चन में कवर कर लिया है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? What are generally considered to be the basic minimum requirement of people for living a healthy and productive life? यहां तक समझ लो। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जनरली हम मिनिमम रिक्वायरमेंट किस चीज को मानते हैं। अगर एक इंसान एक हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जीना चाह रहा है, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम चीज उसके लिए क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? What is the responsibility of government in trying to ensure this minimum to all? गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है ये देखने में कि सबको ये मिनिमम रिक्वायरमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही। गवर्नमेंट के रोल के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो, तो इन दोनों क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहले ये समझते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, अक्सर मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो ज्यादातर कंट्रीज, ज्यादातर गवर्नमेंट क्या मानते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट में क्या आ जाता है कि हम सारे लोग, हम सबको नरिशमेंट मिले, ठीक है, हम अच्छा खाना खा पाए, हम हेल्दी रह पाए, एक नॉर्मल डिसेंट घर हो हमारे पास, हमें साफ पीने लायक पानी मिले, हमें पढ़ाई करने का मौका मिले, और हमें एक मिनिमम सैलरी मिले। अक्सर इन सारी चीजों को हम लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स सब तक पहुंचेगी कैसे? इसमें गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स सब तक पहुंचे, और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स देते टाइम कोई भेदभाव ना हो। फर्क नहीं पड़ता हमारा क्लास क्या है, कास्ट क्या है, रेस क्या है, जेंडर क्या है, इन सारी चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम सबको ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मिलनी चाहिए। ये देखना किसका काम है? ये देखना गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। अक्सर क्या होता है, अगर सोसाइटी में प्राइवेट कंपनी ज्यादा होती हैं, तो ये होने लग जाता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं, और कोई उन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ऐसे में गवर्नमेंट का काम है ये देखना कि बिना भेदभाव करे सब तक ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पहुंचे एक सोसाइटी में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं कि कभी कभी जब अगेन इसी पॉइंट से रिलेटेड है, कभी कभी सोसाइटी में जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा होते हैं, तो क्या होता है, सोसाइटी में एक वीकर सेक्शन बन जाता है। जो गरीब लोग होते हैं वो कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके हाथ में कोई रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट पहुंचती ही नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट का काम है इन प्राइवेट एजेंसीज के काम को चेक करना और देखना कि हर एक इंसान तक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। लिस्ट फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री मार्केट स्लैश इंक्रीज इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चैप्टर के एंड में ना एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें बेसिकली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बेटर हैं या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बेटर है, इस चीज के ऊपर एक डिबेट हो रहा है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अगर फ्री मार्केट ज्यादा हो जाएगा या अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा हो जाएंगे, तो उससे क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, बताओ। तो एक डिसएडवांटेज जो कि हमने अभी डिस्कस करा वो क्या है,
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अक्सर जो भी सर्विसेज देते हैं, जो भी गुड्स या प्रोडक्ट्स देते हैं, वो अफोर्डेबल नहीं होते। ठीक है, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा बढ़ती जाएंगी तो क्या होगा, जो रिच लोग हैं उनको तो सब कुछ मिलता रहेगा, पर जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वो ये सारे सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम अक्सर ऐसा मानते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका क्या पर्पस होता है, प्रॉफिट करना। ठीक है, फायदा कमाना। एंड अक्सर ये लोग ऑलरेडी प्रिविलेज्ड लोगों की मदद करते हैं। क्या मतलब है इसका, प्राइवेट कंपनीज रिच लोगों को टारगेट करते हैं। वो जब कोई सर्विस दे रहे होते हैं या वो जब कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो वो गरीब लोगों के बारे में सोचते नहीं हैं, वो रिच लोगों को टारगेट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी ऑलरेडी जो प्रिविलेज्ड है, ऑलरेडी जो सोसाइटी में रिच है, स्ट्रॉन्ग है, उनके फेवर में काम करती हैं। तो गरीब लोगों का क्या, गरीब लोग इस सिस्टम में अच्छे से फायदा नहीं उठा पाते। तो ऐसे में गवर्नमेंट का काम होना चाहिए ये देखना कि फायदा गरीबों तक भी पहुंच रहा है या नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। Which of the following arguments could be used to justify state action to provide basic minimum conditions of life to all citizens? ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट लोगों को मिनिमम कंडीशंस देने की कोशिश कर रही है, अगर गवर्नमेंट सिटीजन्स को बेसिक मिनिमम कंडीशंस, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स देने की कोशिश कर रही हो, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा उनके एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, एक एक करके हर एक स्टेटमेंट को देखते हैं। पहले स्टेटमेंट में कहा है प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज टू द पुअर एंड नीडी कैन बी जस्टिफाइड एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट गरीब लोगों को फ्री सर्विसेज दे तो हम इसे क्या कह सकते हैं, एक चैरिटी का एक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये गलत है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट गरीब लोगों को कुछ फ्री में दे रही है तो वो चैरिटी नहीं है, वो गरीब लोगों का हक है ना। जैसे मान लो गवर्नमेंट स्कूल में अगर फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है तो वो चैरिटी नहीं चला रहे हैं, ये लोगों का हक है कि उनको एजुकेशन मिले, उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले या बहुत कम कॉस्ट में मिले। तो इसके लिए चैरिटी वर्ड यूज करना सही नहीं रहेगा। सेकंड सेंटेंस में आ जाओ, providing all citizens with a basic minimum standard of living is one way of ensuring equality of opportunity। सेकेंड सेंटेंस में कह रहे हैं कि जब हम सारे सिटीजन्स को बेसिक कंडीशंस देते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स देते हैं, तो हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है। अगर हम सबके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होगी तो ही हम सबके पास बराबर अपॉर्चुनिटी होगी, है ना। जितना आसान तुम्हारे लिए पढ़ाई करना है, अगर उतना ही आसान इंडिया में हर एक इंसान के लिए पढ़ाई करना हो तो हम सबके लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगा। तो कुछ गलत नहीं है इसमें, एकदम सही कह रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाओ, सम पीपल आर नेचुरली लेजी एंड वी शुड बी काइंड टू देम। थर्ड सेंटेंस में कह रहे हैं कि कुछ लोग बाय नेचर आलसी होते हैं। ठीक है, तो हमें उनके साथ काइंडली बिहेव करना चाहिए, हमें एकदम प्यार से उनको मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है चैप्टर के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो चैप्टर के कंटेक्स्ट में आपसे क्या कहा है कि अगर किसी के पास कोई डिसेबिलिटी है तो आप उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दो, तो आप उनके तरफ काइंड रहो, तो आता है समझ, है ना। हम लेजीनेस को लेजीनेस को डिसेबिलिटी में नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन पैरालाइज्ड है एंड अगर उनके लिए नियमों को थोड़ा चेंज करा जा रहा है तो फिर भी आता है समझ। पर अगर कोई इंसान लेजी है एंड लेजीनेस की वजह से अगर हम कानून बदलने लग जाएं तो ये गलत रहेगा, क्योंकि हम लेजीनेस को डिसेबिलिटी में नहीं गिनते। ठीक है, लेजी मतलब आलस करना। चलो लास्ट सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, ensuring basic facilities and a minimum standard of living to all is a recognition of our
शेयर्ड ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन राइट। कह रहे हैं कि जब हम लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देते हैं तो ये हम इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये हम सबका ह्यूमन राइट है। बिल्कुल सही है, ठीक है। जब हम लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देते हैं तो ये हम सबका ह्यूमन राइट ही होता है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, ठीक है। तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों के कल ही एग्जाम होंगे, मतलब अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारा एग्जाम कल ही होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और आपको एक क्विक रिवीजन भी मिल गया कि इस चैप्टर में क्या क्या था, ठीक है। चलो, तो ये तो हमारी रिकॉर्डेड क्लास थी। अगर आप कभी मेरे से लाइव मिलना चाहते हो तो मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं। इन फ्री लाइव क्लासेस का लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। इन फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए कोड यूज करना अनुष्या, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। एंड वहां पर भी जब भी मेरी क्लासेस होती हैं तो मैं आपको अपडेट देती हूँ, क्लास की लिंक्स देती हूँ। एंड जब भी कोई चैप्टर फिनिश होता है तो उस चैप्टर के नोट्स भी वहीं पर आते हैं टेलीग्राम में। तो आप टेलीग्राम में फाइल्स वाले सेक्शन में जाना, वहां पे आपको हमारे सारे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। तो अब हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं तो इसके भी मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी, ठीक है। चलो बच्चों, तो मेनली मुझे आप लोगों को यही बताना था, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड आप ही लोगों के डिमांड में हम लोगों ने डेडिकेटेड कोर्सेज स्टार्ट करे हैं ह्यूमैनिटीज के, क्लास 11th, क्लास 12th और CUET के भी। तो अगर आप उनको ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो उस कोर्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड यूज करना अनुष्या, मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सारे ह्यूमैनिटीज के क्लासमेट्स के साथ शेयर करना एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।